वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पलासी की लड़ाई के ठीक पहले अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच एक संधि हुई थी और इस संधि को कहा जाता था अलीनगर की संधि। ठीक है, अलीनगर कलकत्ता को ही कहा गया था। मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा। कलकत्ता का नाम दिया था, कलकत्ता को ही नाम दिया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अलीनगर। ठीक है, तो इस अलीनगर की संधि में क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की हर शर्त मान ली थी और ये एक अपमानजनक संधि थी बंगाल के नवाब के लिए। ठीक है, तो इसमें एक सवाल ये उठता है कि हमने देखा था, जब भी हमने पलासी का लड़ाई पढ़ा था वहाँ पे मैंने भी आपको बताया था कि ये बंगाल है और यहाँ पर 1756 में जब फ्रांसीसी और अंग्रेज किलेबंदी की शुरुआत करते हैं तो उस समय इस बात को लेकर बंगाल का नवाब जो है वो आग बबूला हो जाता है और वो जाकर क्या करेगा, कब्जा कर लेगा कलकत्ता में। यहाँ पर कलकत्ता पे कब्जा कर लेगा, वहाँ पे अंग्रेजों की जो कोठी है फोर्ट विलियम, उस पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो यही सवाल उठता है कि किलेबंदी को लेकर जब बंगाल का नवाब इतना ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने जाकर सीधा कलकत्ता और फोर्ट विलियम पर, जो कि बंगाल में था, वहाँ पे जाकर अधिकार कर लिया, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो बड़ी आसानी से अलीनगर की अपमानजनक संधि के लिए तैयार हो गया। इस वीडियो में हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं शुरुआत से लेकर चलता हूं, थोड़ा सा आप पृष्ठभूमि को समझते चलिए कि 1756 की जब हम बात करते हैं, 1756 एडी की, तो 1756 में इस पृष्ठभूमि में ही ये बात है कि 1756 में क्या होता है कि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि भारत में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए, मैंने बताया था। इसी कर्नाटक का यही क्षेत्र था और यहाँ पर 3 कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसियों, यही कर्नाटक का क्षेत्र था उस समय, आज के कर्नाटक से बिल्कुल भिन्न। उस समय यूरोपीय कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट है, ये मालाबार तट है, ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है। तो कोरोमंडल तट और उसके अंदरूनी भागों को यूरोपीय कहते थे, जो यूरोपियंस थे वो कहते थे कर्नाटक। ठीक है, तो आज का कर्नाटक इधर है, जबकि उस समय का कर्नाटक इस तरफ था। यहीं पे 3 कर्नाटक युद्ध आपने देखा होगा, जिसमें संघर्ष चलता है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, और अंततः 3 कर्नाटक युद्धों में फाइनली जो है अंग्रेज जो हैं वो उनकी ओवरऑल विक्ट्री होती है और फिर वो अपना राजनीतिक दबदबा भारत में स्थापित करने में कामयाब होते हैं। ये आपने जाना था, मैंने पढ़ाया भी था। ये कर्नाटक युद्ध की बात है। तो उसी के का एक सीरीज था, इसमें 3 कर्नाटक युद्ध हुए। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 तक हुआ और दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो हुआ 1749 से 54 तक, और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो होगा वो 1756 से लेकर 1763 तक, ये जो ड्यूरेशन है 1756 से 1753 तक होगा, 1763 तक होगा। ठीक है, 1756 से लेकर 63 तक तीसरा कर्नाटक युद्ध। तो देखिए, ये वही समय है 1756 का। ठीक है, और इस समय क्या होता है, ये दौर है जब, ये वही समय है जब कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होने वाली है। यूरोप में प्रसा और ऑस्ट्रिया, ठीक है, प्रशा और ऑस्ट्रिया जो हैं, ये 2 देश आपस में भिड़ते हैं और वहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो जाती है और इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे फ्रांस और ब्रिटेन दोनों। ठीक है, तो जब फ्रांस और ब्रिटेन वहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमेशा यही हुआ था, पहले युद्ध में भी यही हुआ था। कर्नाटक के युद्ध में जब 1746 में पहला युद्ध भारत में शुरू हुआ तो आप देखेंगे कि फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप में भिड़ रहे थे ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन को लेकर। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और वो युद्ध वहां शुरू हुआ और फिर उसी को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन इस कर्नाटक के क्षेत्र में, यहां भी भारत में भिड़ते हैं। तो ये तीसरा युद्ध जो होने वाला है वो यही समय है 1756 का। और तीसरे कर्नाटक युद्ध की आहट जब लगती है अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को,
तो वो यहाँ उनको लग जाता है, या आभास हो जाता है कि यहाँ भी ये युद्ध हो सकता है, यहाँ भी इनको भिड़ना पड़ सकता है आपस में। ठीक है, तो ये महसूस करते हुए कि भविष्य में ये युद्ध होगा, ये क्या करेंगे कि यहाँ पर कलकत्ता में अपने अपने किलेबंदी की शुरुआत कर देंगे, अपने अपने कोठियों की किलेबंदी करने लगेंगे। इनका जो क्षेत्र है बंगाल में, हाँ आप जानते हैं कि बंगाल एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था, और सारे यूरोपीय देश जो हैं, जो भी भारत हैं, प्रमुख यूरोपीय देश पुर्तगाल, डच, और उसके बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी आए, सबकी नज़र यहाँ पर थी बंगाल पे, क्योंकि ये बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था आर्थिक दृष्टि से। और इसका कारण ये था कि देखिए, इधर से गंगा नदी आती है, इधर से चाइना की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और यहाँ पे इसके अलावा गंगा और ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जो इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती थी, फर्टाइल बनाती थी, और इस वजह से इसका आर्थिक महत्व जो है बंगाल का बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से सारे यूरोपियन देशों का, जो भी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, जो भी भारत आए व्यापार की दृष्टि से, तो वो उनके लिए बंगाल जो है वो आकर्षण का केंद्र था। ठीक है, तो यहाँ पर बंगाल में अंग्रेजों की भी फैक्ट्रीज है और फ्रांसीसियों की भी फैक्ट्रीज है। कोठियाँ बनाते थे ये लोग, मतलब एक संग्रहण केंद्र बनाते थे। कोठियों का मतलब क्या है? एक संग्रहण केंद्र। ठीक है, कलेक्शन सेंटर। वहाँ पे लाके जिन सामानों का उन्हें व्यापार करना होगा, सेल परचेज करना होगा, क्रय विक्रय करना होगा, तो वो कोठी पे लाकर, संग्रहण केंद्र होता था कोठी या फैक्ट्री, वहाँ पे लाकर वो उस सामान को डंप कर देते थे, तो इसी को कोठी कहते थे। तो यहाँ पर बंगाल में फ्रांसीसियों की भी कोठी है और अंग्रेजों की भी कोठी है। ये क्या करेंगे, इनको जब आभास होगा कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया है और वहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन दोनों इन्वॉल्व हैं, तो इनको लग जाता है कि इसकी झलक मतलब इसका असर भारत में भी हो सकता है। तो इनको तीसरे कर्नाटक युद्ध की आहट मिल जाती है और इसलिए ये क्या करेंगे, बंगाल में अपने अपने कोठियों की किलेबंदी शुरू कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि उस समय का जो तात्कालिक नवाब है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, यही पलासी की लड़ाई में था। ठीक है, और इसकी हार होगी पलासी की लड़ाई में। ये मना करेगा कि भाई आप जो है वो किलेबंदी रोक दीजिए। ठीक है, किलेबंदी रोक दीजिए, क्योंकि ये मेरे क्षेत्र में आता है और बिना मेरे परमिशन के आप किलेबंदी कैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इनकी कोठी है यहाँ पर बंगाल में, यहाँ पे कोठी है, इसको किले से यहाँ किला बना देंगे। यहाँ जिसकी भी है, फ्रांसीसियों की, फ्रेंच या अंग्रेजों की, जिनकी भी जहाँ जहाँ है उसको किलेबंदी करते जाएंगे। ये बीच में कोठियाँ हो जाएंगी और किलेबंदी कर देंगे चारों तरफ से अपने सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये मना करेगा बंगाल का नवाब जो है, लेकिन इसमें फ्रांसीसी, देखिए एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेंच, फ्रांसीसी बंद कर देते हैं, यानी मान जाते हैं मैंने क्रॉस कर दिया। लेकिन अंग्रेज, ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, यानी ब्रिटिशर्स, ये मानेंगे नहीं। और देखिए मैंने करेक्ट लगाया हुआ है, यानी कि ये क्या करेंगे, यहां पर किलेबंदी जारी रखेंगे। जब ये किलेबंदी जारी रखेंगे तो नाराज होगा कौन, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला क्या करेगा कि आएगा अपनी सेना के साथ और ये बंगाल में यहां पर कब्जा कर लेगा, कलकत्ता और फोर्ट विलियम पे, जो जहां पे अंग्रेजों की कोठियां हैं, फैक्ट्रीज हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि फैक्ट्रीज क्या होती है। तो फैक्ट्रीज का मतलब किसी उत्पादन केंद्र से नहीं है, हाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। फैक्ट्री ये लोग बनाते थे अपने व्यापार के लिए, जिन व्यापारिक सामानों का इन्हें व्यापार करना होता था, क्रय विक्रय करना होता था, उन सामानों को वो एक प्लेस बना लेते थे। जैसे एक प्लेस बना लिया, यहाँ पर ये एक जगह ले लिया और यहाँ पे ये क्या करेंगे, अपने अपने सामानों को डंप करना शुरू करेंगे, यानी कि यहीं पे कलेक्शन करना शुरू करेंगे और यहीं से अन्यत्र ये निकालेंगे। जहाँ भी इनको सामान बेचना खरीदना है, यहीं से ये करेंगे, यहीं से सामान निकालेंगे, बेचेंगे और फिर खरीद के भी यहीं रख देंगे। यही इनका एक कलेक्शन सेंटर होता था, जो कोठियाँ होती थी या फैक्ट्रीज होती थी। तो अब ये सिराजुद्दौला क्या कर रहा है कि जब अंग्रेज नहीं मानेंगे तो आएगा और कब्जा कर लेगा, कैप्चर कर लेगा कलकत्ता और फोर्ट विलियम पे। ठीक है, कलकत्ता और फोर्ट विलियम पे बहुत नाराज हुआ था कि बिना मेरे परमिशन के आप कैसे यहाँ पे कोठी बना सकते हो, किलेबंदी कर सकते हो। मैं बंगाल का नवाब हूँ और आपने क्या किया, हमसे परमिशन भी नहीं लिया और आप चले आए किलेबंदी करने के लिए, ये संभव नहीं है। ये आता है, कब्जा कर लेता है, लेकिन फिर स्थिति उलट जाएगी। उस समय एक महत्वपूर्ण अधिकारी है, कर्नाटक युद्ध के समय
ये क्लाइव जो है ये उभर कर आया था, एक सिंपल क्लर्क था, लेकिन कर्नाटक युद्ध के समय ये उभर के आता है और इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अंग्रेजी सेना में। तो क्लाइव जो है, ये क्लाइव आता है और उसके साथ साथ एडमिरल वॉटसन है अंग्रेजों की तरफ से, ये आएंगे और दोबारा ये कलकत्ता और फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लेंगे और इस तरह से ये कलकत्ता और फोर्ट विलियम फिर अंग्रेजों के पास चला जाएगा। ठीक है, अब जब कलकत्ता और फोर्ट विलियम अंग्रेजों के पास चला गया, ठीक है, तो अंग्रेज सिराजुद्दौला को मजबूर करेंगे कि एक संधि करे। ठीक है, पहले क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने यहां पे कब्जा किया कलकत्ता और फोर्ट विलियम पे, और सिराजुद्दौला कब्जा करने के बाद इसने उस समय कलकत्ता का नाम रख दिया था अलीनगर। देखिए अलीनगर, तो अलीनगर नाम किसका रखा हुआ था कलकत्ता का? तो ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का ही रखा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसने कलकत्ता को नाम दिया था अलीनगर? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। ठीक है, और यही था पलासी की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब। तो अब जब ये चला जाएगा अंग्रेजों के पास, तो अंग्रेज अब प्रेशर बनाएंगे कि भाई आप संधि कीजिए, ठीक है ना, आप हमारे साथ ट्रीटी कीजिए, और वो अपमानजनक संधि थी। लेकिन सिराजुद्दौला जो है उसको संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और वो करता है अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि। और ये संधि होती है, देखिए 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। ठीक है, और किसके किसके बीच होती है? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। देखिए अंग्रेजों के तरफ से जो साइन किया था, दस्तखत किया था अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, वहां पर यही रॉबर्ट क्लाइव है, पूरा नाम रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव है और यहाँ पे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है। दोनों के बीच ये संधि होती है, और ये एक तरह से अपमानजनक संधि थी। क्यों? क्योंकि इसमें सारा युद्ध का हर्जाना जो है, देखिए ये जो सारी चीजें हैं ना, युद्ध का हर्जाना, हाँ, युद्ध का हर्जाना भी अंग्रेजों को देता है कौन? सिराजुद्दौला। किलेबंदी, जिस किलेबंदी को लेके इसने कैप्चर किया था कलकत्ता और फोर्ट विलियम को, उस किलेबंदी के लिए ये फिर तैयार हो जाता है। ठीक है ना, इस किलेबंदी के लिए भी तैयार हो गया। और दस्तक के जिस दुरुपयोग की बात चल रही थी बंगाल के नवाबों के मन में कि अंग्रेज जो हैं वो दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, और ये मुर्शीद कुली खान के समय से ही ये मामला चला आ रहा था। मतलब मुर्शीद कुली खान जो था वो बंगाल का पहला मतलब स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करने वाला कौन था? मुर्शीद कुली खान। ठीक है, और पहला वो बंगाल का नवाब भी था मुर्शीद कुली खान। तो उसके समय से ही दस्तक के दुरुपयोग का मामला चला आ रहा था। अभी मैं बताऊंगा दस्तक क्या है। तो ये दस्तक को लेके भी बात थी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला नाराज चल रहा था। तो ये दस्तक के इस्तेमाल के, अंग्रेज दस्तक का इस्तेमाल कर लें, इसके लिए भी सिराजुद्दौला तैयार है। कलकत्ता और फोर्ट विलियम भी अंग्रेजों के पास चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, जिस बात को लेकर सिराजुद्दौला की नाराजगी थी अंग्रेजों से, उन सारी बातों के लिए सिराजुद्दौला अलीनगर की संधि में तैयार हो जाता है। ठीक है, युद्ध हर्जाना, किलेबंदी, दस्तक, कलकत्ता और फोर्ट विलियम, ये सब चला जाता है। यहां तक कि इस संधि में अंग्रेजों को ये तक सिराजुद्दौला अंग्रेजों की ये भी बात माननी पड़ी कि वो कलकत्ता से अपने सिक्के और करेंसी निकालेंगे। ठीक है, इशू करेंगे। तो ये बात भी इस अलीनगर की संधि में सिराजुद्दौला को माननी पड़ी थी। मतलब बंगाल से निकालेंगे, कलकत्ता का मतलब बंगाल से। ठीक है, बंगाल से वो इशू करेंगे करेंसी, तो ये बात भी माननी पड़ी थी। बस इसमें अंग्रेजों ने एक बात कहा था सिराजुद्दौला को कि आगे वो जो है इंटरनल मैटर में वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाँ, वो मतलब बंगाल के इंटरनल मैटर में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ये होता कहाँ है, बाद में आप देखेंगे कि वो हस्तक्षेप भी करेंगे, और फिर पलासी की लड़ाई होगी, उसके बाद बक्सर की भी लड़ाई होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है अलीनगर की संधि में, जिन जिन चीजों के लिए सिराजुद्दौला पहले तैयार नहीं था, वही सब चीजें ये यहां पर मान लेता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो सिराजुद्दौला है, ये इस संधि के लिए क्यों तैयार हो गया? जो सिराजुद्दौला मात्र ये किलेबंदी को लेकर आग बबूला होता है, आता है यहां पर और कब्जा कर लेता है कलकत्ता और फोर्ट विलियम को। ठीक है, वही सिराजुद्दौला किलेबंदी के लिए भी तैयार हो गया अलीनगर की संधि में। दस्तक
अंग्रेज दस्तक का इस्तेमाल कर ले उसके लिए भी तैयार हो गया। ठीक है, कलकत्ता और फोर्ट विलियम को उसने पहले कैप्चर किया था, वो भी देना पड़ा। तो आखिर इतनी आसानी से वो मान क्यों गया? ठीक है ना, इस बात को हमें समझना है और इसी बात का आंसर हमें इस वीडियो में लेना है। लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं इस दस्तक को। हाँ, वैसे मैंने रेगुलर क्लासेस में समझाया हुआ है, देखिए उसके बाद मैं यहां पर आऊंगा। ये दस्तक जो है, ये दस्तक आखिर क्या था? देखिए 1717 में मुगल बादशाह था फारुखसियार। ठीक है, हाँ, फारुखसियार जो है वो 1717 में मुगल बादशाह था और इसके द्वारा होता क्या है कि एक रॉयल फरमान जारी किया जाता है। इंपीरियल फरमान कहें, रॉयल फरमान कहें, शाही फरमान कहें, ये इशू किया जाता है अंग्रेजों को। ठीक है, और इसमें ये क्या करता है, ये बहुत सारे अधिकार देता है अंग्रेजों को। जैसे ये इनको मान्यता दे देता है सिक्के ढालने की। हाँ, बंगाल में आप 3000 रुपया दीजिए। हाँ, बंगाल में 3000 रुपया दीजिए और टैक्स फ्री आप व्यापार कीजिए। इस रॉयल फरमान में था टैक्स फ्री व्यापार कीजिए। तो बहुत सारे अधिकार दिए। इसको कहा गया था अंग्रेजों के लिए महाअधिकार पत्र। ठीक है, यानी मैग्ना कार्टा फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महाअधिकार पत्र कहा गया था। इसी में एक ये भी था जो रॉयल फरमान था कि आप अगर 3000 रुपया देते हैं सालाना, वार्षिक की बात है, सालाना, इसमें यह भी था, सूरत में भी था कि 10,000 रुपया दीजिए और टैक्स फ्री आप ट्रेड कीजिए, सूरत में भी। ठीक है, यहाँ सूरत होगा, यहाँ पे गुजरात में, आज के गुजरात में, उस समय बंबई प्रेसिडेंसी में पड़ता था वो। ठीक है, तो ये इसी रॉयल फरमान में ये कहा गया था कि 3000 रुपया आप अगर वार्षिक देते हैं तो आप बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं। और इसमें था कि उसमें एक अधिकार दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जो है एक परमिट इशू कर सकते हैं। जो भी ऑफिसर कंसाइनमेंट, आपका मान लीजिए कि ये कंसाइनमेंट है अंग्रेजों का और किसी ऑफिसर को ये कंसाइनमेंट लेके जाना है, इसमें बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होता था कि कोई ऑफिसर जो इस कंसाइनमेंट को लेके जा रहा है उसको एक परमिट दिया जाता था। हाँ, और ये परमिट इशू करने का अधिकार दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। दिया किसने था? मुगल बादशाह फारुखसियार ने ये अधिकार दिया था कि आप ये परमिट इशू करें और इसी परमिट को दस्तक कहा जाता था। इसमें क्या हो जाता था, एक तरह का पास था ये। ठीक है ना, तो जिसके पास ये दस्तक या पास होता था तो वो उस अधिकारी के पास, मान लीजिए ये ब्रिटिशर्स का कंसाइनमेंट लेके जा रहा है, उसके पास ये दस्तक है या पास है या जिसको आप परमिट कहें ये है, वो जाएगा और कस्टम वालों को दिखाएगा तो उसका सामान बड़ी आसानी से बिना कुछ दिए लिए, बिना टैक्स दिए, सीमा शुल्क नहीं लगेगा और वो सामान को पार करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता था कि ये जो टैक्स नहीं दे रहे अंग्रेज, दस्तक के आने से दस्तक का जो अधिकार मिल गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये जो अंग्रेज इस दस्तक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे टैक्स तो दे नहीं रहे हैं क्योंकि ये दस्तक है अंग्रेजों के पास। हाँ, जो भी कंसाइनमेंट ये लेके जा रहा है ऑफिसर क्या करेगा, बॉर्डर पे जाएगा, अपना दस्तक दिखाएगा और फिर उसका सामान बिना टैक्स के ही पास हो जाएगा। हाँ, पार करा दिया जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि टैक्स दे नहीं रहे हैं, तो इस व्यापार से बंगाल को राजस्व की प्राप्ति, रेवेन्यू की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो बंगाल के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। तो इससे तो बंगाल के नवाब, ये तो दिया गया था मुगल बादशाह फारुखसियार को, नुकसान किसको हो रहा है? बंगाल को। तो बंगाल का नवाब तो नाराज होगा, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। और यही नहीं, दस्तक का दुरुपयोग भी हो रहा था। कैसे? ये खुद अपना व्यापार तो कर ही रहे थे, साथ साथ ये क्या करेंगे कि कंपनी के जो अधिकारी हैं वो अपना निजी व्यापार भी कर रहे हैं। यानी ये ऑफिसर, एक ऑफिसर वो मान लीजिए है, ये ऑफिसर जो इस कंसाइनमेंट को लेके जा रहा है तो ये तो कंपनी का सामान तो ले ही जा रहा है और ये ऑफिसर अपना भारत में अपना निजी व्यापार भी कर रहा है, अपना भी व्यापार कर रहा है। तो उसमें क्या करेगा, ये अपना भी सामान ले जाएगा। दो सामान इसने अपना ले लिया। तो अब क्या हुआ, ये अपना भी सामान डाल दिया उसी में और उस दस्तक को दिखाकर अपना भी सामान पार कर लिया। तो ये भी नुकसान कर रहा है। ये अधिकार प्राइवेट, ये जो दस्तक दिया गया था वो तो सिर्फ कंपनी को दिया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन कंपनी के अधिकारी
हाँ, या जो कर्मचारी हैं वो जो अपना निजी व्यापार कर रहे हैं उनके लिए दस्तक नहीं था, लेकिन ये धड़ल्ले से उस दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही नहीं, अब यहां पर देखिए, भारतीय व्यापारियों को देना पड़ता था टैक्स। हाँ, ये तो टैक्स फ्री व्यापार कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे, उनको ये अधिकार था। भारतीय व्यापारियों के लिए तो ये नहीं था। अब अंग्रेज क्या करेंगे? जो भारतीय व्यापारी व्यापार कर रहे हैं उनको कहेंगे कि मान लीजिए आपको 40 रुपया टैक्स देना है, ठीक है ना, 40 रुपया टैक्स देना है। तो कहेंगे कि भाई ये 40 रुपया तुम क्यों दे रहे हो? इसी में जो हमारा कंसाइनमेंट जा रहा है उसी में तुम कुछ अपना सामान भी डाल दो, कुछ अपना सामान भी डाल दो। हमको 40 रुपये की बजाय 20 रुपया ही दे दो, तुम्हारा सामान हम ही पार कर देंगे। तुमको इस 40 रुपये को 40 रुपया देने की क्या जरूरत है? अब इससे क्या होगा कि भारतीय व्यापारी भी सोच रहे हैं चलो भाई उनका 20 रुपया तो बच रहा है। हाँ, टैक्स तो देना है लेकिन 50% ही टैक्स दे रहे हैं भारतीय व्यापारी, मतलब 50% ही उनका खर्च हो रहा है। वैसे तो इनको पूरा 40 रुपया देना पड़ता, लेकिन यहाँ 20 रुपया में ही अंग्रेजों को दे देते हैं। और अंग्रेज क्या करेंगे कि इसी कंसाइनमेंट में भारतीय व्यापारियों का भी सामान मतलब पार करा देंगे बिना कुछ लिए दिए। इससे क्या हुआ कि बंगाल के रेवेन्यू पर दोहरी तिहरी मार पड़ी। हाँ, रेवेन्यू का जबरदस्त नुकसान किया अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि दस्तक का वो दुरुपयोग कर रहे थे। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे। मैं फिर से बता देता हूं, दस्तक एक परमिट था, एक पास था, जो कि जिसको इशू करने का अधिकार दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके द्वारा? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियार के द्वारा। और इसमें था क्या कि आप 3000 रुपया वार्षिक दीजिए और टैक्स फ्री ट्रेड बंगाल में कीजिए। और इसको करने के लिए क्या था कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया गया कि आप एक दस्तक इशू कीजिए जब भी आप कंसाइनमेंट अपना भेजिए। हाँ, उस जो भी ऑफिसर लेके जा रहा है कंसाइनमेंट को, उसको एक दस्तक दे दीजिए, वो दस्तक सीमा पर दिखाएगा और उसका सामान जो है बिना टैक्स दिए ही पार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दस्तक का कई तरह से अंग्रेजों ने दुरुपयोग किया। तो इसको लेकर भी शुरुआत से ही बंगाल के नवाब नाराज चल रहे थे। मगर फिर देखिए कि बड़ी आसानी से अलीनगर की संधि में सिराजुद्दौला दस्तक के इस्तेमाल के लिए भी, मतलब अंग्रेज दस्तक का इस्तेमाल करें इसके लिए भी वो तैयार हो जाता है। तब यही इस वीडियो में मतलब इस वीडियो में हमें यही जानना है कि आखिर क्यों सिराजुद्दौला इतनी आसानी से इस अपमानजनक संधि के लिए तैयार हो गया, जबकि मात्र ये जब किलेबंदी कर रहे थे उस समय ये आग बबूला होता है और जाकर बंगाल में कलकत्ता और फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो देखिए इसके दो कारण बताए गए हैं। आपको पता है कि इसके बाद की घटना जो होगी वो पलासी के लड़ाई के रूप में आप देखेंगे। ठीक है, और पलासी की लड़ाई में क्या हुआ था कि बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला, उसके बहुत सारे जो साथी थे, बहुत सारे जो उसके ऑफिशियल्स थे, वो जाकर अंग्रेजों से मिल गए थे। ठीक है, उसमें जैसे बंगाल का प्रभारी उसने बनाया था माणिक चंद को, वो मिल गया था। सबसे बड़ा विश्वासघात किया था सेनापति मीर जाफर ने, वो मिल गया था। बंगाल का एक बैंकर था जगत सेठ, वो मिल गया था। एक व्यापारी था ओमी चंद या अमीर चंद आप कहेंगे, वो मिल गया। तो बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने विश्वासघात किया सिराजुद्दौला के साथ और जाकर वो अंग्रेजों की सेना में मिल गए। तो देखिए, हमने कहा कि उसने आखिर इसने यह अपमानजनक संधि किया ही क्यों, जब यहां पे ये तैयार नहीं था किलेबंदी के लिए आके कब्जा कर लेता है। यहीं पे मैंने लिखा वाई क्यों। तो देखिए, शायद ये जैसे इतिहासकार बताते हैं कि सिराजुद्दौला को कहीं ना कहीं से इस बात का आभास हो गया था कि उसके साथी विश्वासघात करने वाले। पहली बात देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है विश्वासघात, कि सिराजुद्दौला को ये आभास हो गया था कि उसके साथी कहीं ना कहीं विश्वासघात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई, इसको पता होगा कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गया होगा कि ये कुछ लोग जो हैं वो उसकी तरफ नहीं है और उसको आगे धोखा दे सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। जो भी ये कार्रवाई करेगा तो उसमें ये धोखा दे सकते हैं। तो इसको आभास हो गया था, पहली बात। तो चलिए, आभास हो गया तो हो गया, उससे निपट भी सकता था। लेकिन दूसरी बात, यहां पर अहमद शाह अब्दाली को देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है
अहमद शाह अब्दाली अफगान से आया था। और आप जानते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। अभी की घटना नहीं है 1756 की, ये आगे की घटना है, जब अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में मराठों को जबरदस्त मात दिया था। तो उस समय यह भी खबर थी सिराजुद्दौला को कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो बिहार में इन कर सकता है। ठीक है, कुछ ऐसी खबर थी कि बिहार में आ सकता है या बिहार में आ चुका है। और बिहार उस समय क्या था, आ सकता है, इसकी खबर थी कि बिहार उसके टारगेट पर है। और बिहार उस समय बंगाल का ही हिस्सा था। आप समझ लीजिए, आज का जो बंगाल है वो अलग है, सिर्फ वेस्ट बंगाल है। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आज का बांग्लादेश और आज का झारखंड, वो सब उस समय बंगाल का ही हिस्सा था। ठीक है, तो बंगाल एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। तो ये अहमद शाह अब्दाली का भी ये भी इंफॉर्मेशन इसके पास आया था कि हो सकता है कि अहमद शाह अब्दाली आ जाए बिहार में। ठीक है, यानी बिहार का मतलब उस समय के बंगाल में आ जाए। तो उसको ये लगा कि दो मोर्चों पर, एक तो अपने जो विश्वासघाती साथी हैं, ऑफिशियल्स हैं, एक मोर्चे पर उसको उनसे लड़ना है, और दूसरी तरफ अगर अहमद शाह अब्दाली आ जाता है तो दूसरे मोर्चे पर उससे लड़ना होगा। तो क्या वो इन दोनों मोर्चों पर का सामना करने के लिए एक साथ तैयार था? शायद नहीं, शायद नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं शायद, और ये शायद क्या, आप कंफर्म भी कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो इन दोनों मोर्चों पर, हाँ, एक साथ इन दोनों मोर्चों पर अपने विश्वासघात साथियों के साथ भी एक और दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ने के लिए, दो मोर्चों पर लड़ाई के लिए वो तैयार नहीं था। ठीक है ना। और यही वजह थी कि पहली बार उसने कलकत्ता और फोर्ट विलियम पे कैप्चर जरूर किया, जब अंग्रेजों ने उसकी बात नहीं मानी और किलेबंदी करना जारी रखा। तो वो उस समय क्रोधित हुआ और आकर उसने फोर्ट विलियम पे अधिकार भी कर लिया, कलकत्ता पे अधिकार भी कर लिया। लेकिन जब उसे यह महसूस हुआ कि उसके साथी जो हैं धोखा देने वाले हैं और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली का भी डर है, तो उसने ये डिसीजन लिया कि भाई दो मोर्चों पे, वो दो मोर्चों पे लड़ाई नहीं लड़ सकता। एक तो अंदरूनी गुटबाजी का सामना वो कर रहा है, दूसरी तरफ उधर अहमद शाह अब्दाली का डर है, तो दो मोर्चों पे वो लड़ाई कैसे करेगा। और यही वजह थी कि मजबूरीवश उसको क्या करना पड़ा, अलीनगर की संधि। ठीक है, अलीनगर की संधि। देखिए, मैंने यहां लिखा भी हुआ है कि पहली बात सिराजुद्दौला को आभास था विश्वासघात का, तो विश्वासघात कौन करने वाला था, उसके ऑफिशियल्स विश्वासघात करने वाले थे, और उन्होंने किया भी पलासी की लड़ाई में। ठीक है, और दूसरी तरफ उसको डर था अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान से चला था। तो अहमद शाह अब्दाली का भी उसको डर था कि बंगाल में वो आ सकता है या बिहार में आ सकता है। तो इस वजह से, बिहार तो बंगाल का ही हिस्सा था उस समय, तो इस वजह से उसने क्या किया, उसने यही बेहतर समझा कि कम से कम अगर हम अलीनगर की संधि कर लेते हैं तो तत्काल तो हम बंगाल को बचा लेंगे, जिसमें वो सफल नहीं हुआ। और अंततः आप देखेंगे कि पलासी की लड़ाई होती है 1757 में, और उसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और फिर वो मारा भी जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये मैंने बता दिया है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अलीनगर की संधि करने का कारण क्या था, बंगाल के नवाब ने क्यों किया अलीनगर की संधि। ठीक है, क्यों मजबूर हुआ। तो यहां पर देखिए, ये जी जो मैंने ग्रीन पार्ट से इसको घेर दिया है ग्रीन कलर से, तो इसी में इसका जवाब होगा कि सिराजुद्दौला ने क्यों। तो पहला है विश्वासघात और दूसरा है अहमद शाह अब्दाली का डर। यहां पे अहमद शाह अब्दाली का डर। तो अब देखिए, इसमें सवाल मैंने बहुत सारी चीजें बताई। दस्तक से आपको सवाल आ सकता है कि कैसे दुरुपयोग करते थे अंग्रेज दस्तक का। कहीं लिखने के लिए आ जाए कि आखिर सिराजुद्दौला ने क्यों किया अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि में क्या क्या था, तो युद्ध का हर्जाना देना था सिराजुद्दौला को, अंग्रेजों को। किलेबंदी करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। दस्तक का इस्तेमाल करने का अधिकार फिर मानना पड़ा सिराजुद्दौला को। कलकत्ता और फोर्ट विलियम भी चला गया अंग्रेजों के पास। ठीक है, और साथ साथ यहाँ से
अंग्रेजों को अधिकार मिल गया कि वो करेंसी भी इशू कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप देखेंगे कि यही अलीनगर की संधि में था, इस अलीनगर की संधि में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलीनगर की संधि में क्या क्या था, तो यहां से भी सवाल बन सकता है, और ये मैंने बता दिया। अलीनगर की संधि किस किस के बीच हुआ था, तो किन दो लोगों ने दस्तखत किया था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने और अंग्रेजों की तरफ से किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस पूरे वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि अलीनगर की संधि क्यों की आखिर सिराजुद्दौला ने, ठीक है। क्या मजबूरी थी कि उसे अलीनगर की संधि करनी पड़ी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।